फोकस ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। आप कैसी प्रोसेस इस्तेमाल करोगे कि आपका पॉलीमर बने, तो उस बेसिस पे आपके दो तरह के पॉलीमर्स आ जाते हैं। एक होता है आपका एडिशन पॉलीमर, ठीक है, एडिशन पॉलीमर्स, और दूसरा होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। इंपॉर्टेंट हैं दोनों ये भी, क्योंकि इसमें काफ़ी एग्जांपल पूछे जाते हैं कभी कभार कि बता दो कोई एग्जांपल जो एडिशन पॉलीमर का है। देखो, लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, लाइक हाउ वी गो फॉर द एडिशन पॉलीमर्स। तो एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं वो सेल्फ एडिशन होता है मॉलिक्यूल्स का। मतलब इसमें जो ये है, अगर देखा जाए तो ये याद रखना, जितने भी तुम्हारे होमो पॉलीमर्स हैं उसमें आ जाएंगे, को पॉलीमर्स इसमें आ जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका याद करने का, एडिशन में होमो पॉलीमर्स को रख देना, इसमें को पॉलीमर्स का। तो लेट्स फोकस ऑन द एडिशन पॉलीमर्स को दिखने के लिए, लेट्स फोकस ऑन इट। So the point is that the polymers that is formed by self addition of several monomer units. So monomer units they get together, which we have learned earlier, and they form the polymers. So self addition हो रहा है इसमें, self addition of several monomer units. They are getting attached together and they are leading you to form the polymers. So this is the case. So again I am focusing on the same part of it, like we took your this thing ethene I am taking again, and in case of ethene, और हमने ethene को लिया, होमोपॉलीमराइजेशन कराया, ठीक है, और उसने आपको सिंपल एज दैट पॉलीथीन दे दिया, ठीक है। दिस वॉज योर केस ऑफ एडिशन पॉलीमर्स। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं तो हमें हेल्प करेगी। इसमें और भी एग्जांपल है, देखो बेटा, कोई भी ले लेना, पीवीसी ले लेना, पॉलीथीन अभी हमने देखा है ना, ब्यूना एस है, तो दीज आर द एग्जांपल्स यू कैन यूज। फ्यू मोर थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो, ये जो एडिशन पॉलीमर होता है, जो प्रोसेस आप इस्तेमाल करोगे जिसके थ्रू आप एडिशन पॉलीमर बनाओगे, देखो ये जो बना है ईथीन जो बन गया, ये बेसिकली क्या हुआ, एडिशन पॉलीमर में आ गई। जो प्रोसेस आपने इस्तेमाल अब यहाँ पे करेंगे, द प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाय विच दिस एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, दैट यू शुड अंडरस्टैंड, राइट। सो द प्रोसेस दैट वॉज इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस एडिशन पॉलीमर, that was addition polymerization. Now one more thing, you are seeing this thing, the monomer units are combining together and they are giving you a big polymer unit. क्या इसमें कोई elimination हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि कोई एक छोटा सा बाई प्रोडक्ट भी बन रहा है? नहीं, ये चीज़ नहीं हो रही है। सो व्हेन दीज एडिशन पॉलीमर्स व्हेन दे आर फॉर्म, देयर इज़ नो एलिमिनेशन ऑफ एनी बाय प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस। कोई भी बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आप नहीं बनाएंगे, वाटर बना लिया या आपने HCl बना लिया, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ये सब मोनोमर्स यूनिट ऐड होंगे और ऐड होकर एक बिग पॉलीमर बना लेते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखो तुम एक चीज़ देख रहे हो, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब ये ईथीन आपने यूज़ करा, इट इज़ कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड, बट द प्रोडक्ट दैट इज़ बीन देयर, इट इज़ चेंजिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड। हो रहा है ना, डबल से ये सिंगल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये बात ज़रूर ध्यान देना कि एडिशन में ये चीज़ ज़रूर होती है कि वो डबल से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कार्बन की जो 4 वैलेंसीज है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4, सो एवरी टाइम योर 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 इज देयर। सो दैट इज़ द केस ऑफ योर एडिशन पॉलीमर्स, एंड आई हैव रिटन द डेफिनेशन पार्ट ऑल्सो, सो यू कैन कॉपी द डेफिनेशन फॉर इट। वट एवर आई हैव टोल्ड यू, आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। द नेक्स्ट सेट दैट इज़ योर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। देखो, इस कंडेंसेशन पॉलीमर्स में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसमें जो रिएक्शन होता है वो देखो इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, उसके थ्रू ये पॉलीमर्स बनते हैं। प्रोसेस में फिर वो बोल रही हूँ, जो पॉलीमर बना, ठीक है, जो पॉलीमर बना उसका नाम तुमने दे दिया कंडेंसेशन पॉलीमर, लेकिन जो प्रोसेस इस्तेमाल हुई इसको बनाने में उसको तुम बोलोगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, right? This is your point, and you should understand कि the process or this particular condensation polymer are always formed by the intermolecular condensation reaction, and when these things happen there is always a elimination of byproducts takes place. Addition polymer में कोई byproduct नहीं निकल रहा था, लेकिन इसमें byproduct निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमेशा होंगे इसमें, याद रखना। मॉलिक्यूल्स विल नेवर बी सेम,
मोनोमर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे इसमें। तब क्या हो जाएगा, दो अलग चीज़ों को तुम जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए तो उन्हें कुछ ना कुछ तो हटाना पड़ेगा उनमें से। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान देना कि इसमें ऑलवेज बाई प्रोडक्ट इज़ बीन एलिमिनेटेड। और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपका नायलॉन 66 है, ठीक है, पॉलीएस्टर्स हैं, ठीक, ये कुछ आपके एग्जांपल्स हैं जो इस कैटेगरी में आती है। तो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू। जैसे चलो हम एक आज नायलॉन 66 को देख ही लेते हैं। तो नायलॉन 66 में मैंने तुम्हें बताया था जो दो मोनोमर यूनिट्स होते हैं, एक तो एडिपिक एसिड होता था इसमें और दूसरा उसमें जो था वो हेक्सामिथिलीन डायमीन, ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है। नाउ लेट्स फोकस ऑन इट। अब हमने अपना इनके फॉर्मूले देख लिए। देखो ये एसिड है, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड जो होता है वो COH, याद करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम यूज़र हो, CH2 COH, ये एडिपिक एसिड का। देखो COH लग रहा है, इससे इंडिकेट करोगे एसिड है। और हेक्सामिथिलीन डायमीन, मिथिलीन है ना, तो मिथिलीन के लिए हम CH2 यूज़ करते हैं। हेक्सा मतलब 6 टाइम्स आप यूज़ करोगे। डाई यानी 2 बार यहाँ पे डाई कोई चीज़ लगी। अमीन के लिए हम NH2 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या हुआ, NH2 CH2 NH2, ठीक है। N लगा लेना क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम ना कितने मॉलिक्यूल्स तुम यूज़ कर रहे हो इसमें। और फिर ये कंबाइन करेगा आपका एडिपिक एसिड के साथ। N लगा लो, CH2 COH, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, एलिमिनेशन होगा यहाँ पर क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स को तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। तो जब तुम दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ोगे तो यहाँ से देखो एलिमिनेशन होगा क्योंकि ये दोनों फ़र्क है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा एलिमिनेशन पे फोकस करना कि कहाँ से क्या चीज़ निकल रही है। तो देखो हर जगह होगा, यहाँ पर भी भैया एक ही है ना, यहाँ पर भी यही मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। पहले बीच से देख लो तब तुम्हें समझ में आएगा। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, मान लो 2 है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ का भी इधर देख लो तो तुम्हें पता चलेगा अच्छी तरह से। जैसे यहाँ से एक H और यहाँ से OH, तो वाटर मॉलिक्यूल्स तुम्हारे निकल जाएंगे। OH यहाँ का और यहाँ से एक H, ये गायब हुआ। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, समझेंगे इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। पहले बीच में फोकस करें। तो ये तुम्हारा NH, चाहो ऐसे लिख लो चाहो तो ऊपर कर, क्योंकि अब देखो जॉइनिंग करानी है तो इसको तुम्हें किसी के साथ ज्वाइन कराना है। H को तो लगाओगे नहीं, H को ऊपर लिखोगे। फिर यहाँ क्या होगा, C कार्बन है ना, अटैच विद द, एक O तो निकल गया क्योंकि यहाँ पे एक HO और यहाँ से एक H, तो वाटर ये निकल गया, एलिमिनेटेड हो गया। अब यहाँ पे एक O बचा है तो उसको डबल बॉन्ड बना दो क्योंकि ऑक्सीजन की डबल वैलेंसी होती है ना। तो यहाँ पे आपको रखा -CH2 सेम कंडीशन विल बी अप्लाइड होगा। यहाँ से भी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये यहाँ से फिर वाटर निकलेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी एक H निकला और ऐसी एक और मॉलिक्यूल लगा होगा एडिपिक एसिड का, तो वहाँ से फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ से आपने फिर एक बॉन्ड अटैच कर लिया। अब चाहो तो इसको यहाँ लगा दो, अगर इसको नहीं लगा रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ ऊपर लगा दो। तो दिस वे योर रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब क्योंकि यहाँ N मॉलिक्यूल्स आपने लिया है, क्या ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करोगे या N लगा दो नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट वी हैव डन एवरी टाइम वी आर यूजिंग दिस पार्ट, कि हमने इस पर फोकस करें। इसको देखोगे यही रिएक्शन यहाँ बगल में होगी, इसी मॉलिक्यूल के बगल में एडिपिक एसिड के बदले आप उसके कोने में हेक्सामिथिलीन डायमीन लगा देना, तो हर बार वाटर एलिमिनेट होगा और बाय प्रोडक्ट में क्या बन गया, आपका वाटर बन गया, ठीक है। ये भी N मॉलिक्यूल रहा, आपकी बुक्स में रिएक्शन में दिया नहीं रहता है। बाय प्रोडक्ट्स को ये लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आप समझिएगा जब आप निकाल रहे हैं तो कई बार वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा क्योंकि आप नहीं जानते हो, क्योंकि आपने N मॉलिक्यूल्स लिए रखे हैं दोनों के, तो वाटर भी N मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। रिएक्शन बुक्स में सिर्फ इतना दिया रहता है, ये नहीं दिया रहता, ये समझने वाली। नहीं भी लिखोगे तो नंबर कटने नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वाटर इज़ बीन एलिमिनेटेड आउट एज अ बाय प्रोडक्ट, सो इट इज़ ऑल्सो N बिकॉज दीज 2 मॉलिक्यूल्स आर N, यू आर यूजिंग N number. So this is the case. Though this way you can see how these polymers are classified. Now the next head is type of polymerization reaction. अभी तुमने देखा ना, मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। इसके बेसिस पे तुम रिएक्शंस, मतलब ये पॉलीमर्स बनाते हो। अगर आप एडिशन पॉलीमर बना रहे हो तो यू आर यूजिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। इफ़ यू आर फॉर्मिंग कंडेंसेशन पॉलीमर देन यू आर यूजिंग कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो 2 वेज हैं, एक आपका एडिशन है,
सो हैव रिटन द नेम्स। एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। बेसिकली है दोनों, लेकिन हमारे कोर्स में ना एडिशन पॉलीमराइजेशन पर फोकस ज़्यादा दिया गया है क्योंकि हमें एक बोला गया कि हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को समझना है। एक्चुअली देखो, हम पहले वाले को लेके चलते हैं जो एडिशन पॉलीमराइजेशन था। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में तुमने देखा था कि इसमें कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट आउट नहीं होते थे, ना वाटर है, ना अमोनिया है, ना HCl अल्कोहल, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होता था भाई। रिपीटिंग यूनिट्स क्या होते थे, एक दूसरे से मिलते थे एंड दे सिंपली फॉर्म यू द पॉलीमर। ठीक है, इसमें कोई बाय प्रोडक्ट जैसी चीज़ नहीं होती थी, है ना, ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो ऐसा कुछ बनता नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट पॉलीमर बन जाता था। अब एक्चुअली जब ये पॉलीमर बनता था तो ये पॉलीमर के लिए बनने के लिए अलग अलग एडिशन में ना प्रोसेस होती हैं, चेन मैकेनिज़्म चलता है। अब इस चेन मैकेनिज़्म के लिए आपको याद रखना होता है कि कुछ आपको एक्टिव सेंटर्स की ज़रूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्टिव सेंटर्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत रहती है। और वो एक्टिव सेंटर्स जो हैं वो आपको ध्यान देना है, ये एक्टिव सेंटर्स कुछ भी हो सकते हैं, या तो फ्री रेडिकल हो सकता है, ठीक है, या फिर आपको ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है, कार्बोकैटाइंस हो सकते हैं या कार्बो एनाइंस हो सकते हैं ना, ये आपने क्लास 11 में सॉरी पढ़ा हुआ है। तो ये है, लेकिन हमारे कोर्स में ना हमें जो एक्टिव सेंटर पे फोकस करना है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म पे देखना है कि हमारा ये एडिशन पॉलीमर बना है बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसके लिए हमने फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म पे फोकस करा है। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है कि हम इन तीनों में से जो हमारे कोर्स में वो फ्री रेडिकल है, इन दोनों पे फोकस नहीं करा गया, तो हम इन्हीं पे इसी को लेके चलेंगे। अब ये जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, बेसिकली जो हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये अपना 3 स्टेप पे चलती है प्रोसेस। कौन कौन सी? पहला स्टेप होता है, देखो इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप जो है आपका इनिशिएशन होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें आ जाता है चेन प्रोपोगेशन, और थर्ड स्टेप जो हमारा होता है वो है आपका चेन टर्मिनेशन। नाम से बहुत हद तक तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। इनिशिएशन मतलब किसी चीज़ को स्टार्टअप करना, चेन प्रोपोगेशन मतलब किसी चेन को बढ़ाना, और थर्ड जो हो जाता है चेन टर्मिनेशन मतलब चेन को रोक दो, कब तक चेन चलती रहेगी, या तो कितना भी हो जाए, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना लेकिन याद रखना कि जो एक्टिव सेंटर आप इसमें इस्तेमाल करोगे वो फ्री रेडिकल होगा। जो मोनोमर यूनिट का जो इंटरमीडिएट आपका बनेगा वो आपका फ्री रेडिकल ही का होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस 3 स्टेज पे चलती है। तो पहले प्रोसेस पे हम चलते हैं जहाँ पे हमारा इनिशिएशन हो रहा है, इनिशिएशन बोल देते हैं, कभी कैसे चेन इनिशिएशंस भी बहुत बुकों में लिखा रहता है। दोनों चीज़ें एप्लीकेबल हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन का मतलब होता है कि चेन को आपका स्टार्ट करना। तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि फ्री रेडिकल बनाते हो। जो पहला स्टेप होता है वो बेसिकली आपका एक्टिव साइट आपको या एक्टिव सेंटर जनरेट करना है, और आपको क्योंकि मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल से हो रही है तो आपको फ्री रेडिकल बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम कोई दूसरी चीज़ अप्लाई करते हैं और फिर हम अपनी चेन को बढ़ाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स होते हैं। तो हम पहला स्टेप लेके चल रहे हैं इनिशिएशन का, और उसमें याद रखना है कि जो हम फ्री रेडिकल बनाएंगे आप और हम लोग, वो उस रेडिकल जो हमारे कोर्स में है वो हमें ध्यान दे के चलना है कि वो हम कोई भी ऑर्गेनिक परऑक्साइड लेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक परऑक्साइड को ही इस्तेमाल करिएगा इसके लिए, फ्री रेडिकल बनाने के लिए। इसमें आप है ना, जैसे बेंजोइल, ये हमारे कोर्स में भी है बेंजोइल परऑक्साइड, आप दूसरे भी ले सकते हैं लेकिन आप इसी को लेके चलिए। तो आप इसको इस पर्पस के लिए आप इसी को यूज़ करेंगे, बेंजोइल परऑक्साइड को, ठीक है। ये आपका इनिशिएटर की तरह काम करता है, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटर। अब ये इनिशिएटर जो होता है बहुत, ये देखो ये जो इनिशिएशन है बेसिकली प्रोसेस है, इसमें आपने जो अपना फ्री रेडिकल जिससे आप बनाओगे वो ऑर्गेनिक परऑक्साइड ले लिया, जिसमें आपने एग्जाम्पल चूज़ कर लिया बेंजोइल परऑक्साइड। ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है? ये आपका काम कर रहा है इनिशिएटर की तरह, यानी इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटर। ये इनिशिएटर अपने आप नहीं होगा, फ्री रेडिकल कैसे देगा? पहली चीज़, एक तो आपको इसको स्मॉल क्वांटिटी में लेना है। दूसरी चीज़, इसका तुम डिकम्पोजिशन कराओगे। डिकम्पोजिशन जैसा भी तुम्हारा रिएक्शन हो, चाहे हीटिंग के थ्रू डिकम्पोजिशन करा लो, चाहे इसको क्या कह सकते हो, बाय लाइट, बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, किसी के थ्रू करा लोगे तो तुम्हें फ्री रेडिकल मिल जाएगा। पहली चीज़ इस स्टेप में यही करना है। तो जब तुम्हें फ्री रेडिकल मिल जाएगा, ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा, है ना, विद एन एक्टिव सेंटर, ठीक है। अब लेट्स कम ऑन दिस पार्ट्स।
तो ये हमें थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आया। मैं इतनी बातें बोल रही हूँ, हो सकता है तुम्हें नहीं समझ में आएगा। फ्री रेडिकल जो तुमने कहा कि हमें यहाँ मिलेगा, हमने एग्जाम्पल ले लिया है बेंजोइल परऑक्साइड का, जो हमें फ्री रेडिकल देगा, इसका होमोलिटिक फिशन जाएगा। तो हम लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट दैट इज़ चेन इनिशिएशन, और ये आपका यही है, फर्स्ट स्टेप है। तो आपने बेंजोइल परऑक्साइड लिया, होमोलिटिक फिशन, क्लास 11th का ही बता रही हूँ। होमोलिटिक फिशन होता है जब आप रिएक्शन कराते हो तो वो जो भी आपने मॉलिक्यूलर कंपाउंड लिया होता है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है ना, और उसमें एक फ्री रेडिकल सेंटर भी आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि बेंजोइल परऑक्साइड जो है वो आपका इस तरह से है, सिंगल बॉन्ड O, फिर O C6H5, ठीक है। अब इसको आप होमोलिटिक फिशन पे जाओगे, क्या जाओगे, होमोलिटिक फिशन। जब होमोलिटिक फिशन में जाओगे तो ये आपको 100% फ्री रेडिकल दे देगा, 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड हो जाएगा। देखो दोनों में बराबर बराबर तो है, तो ऐसा कोई इशू भी नहीं है कि तुम परेशान हो। 2 मॉलिक्यूल्स लगा दो, डिवाइड कर दो कहीं से भी, कहीं से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें आराम से अपनी वो देखो चीज़ें आ गई। अब क्योंकि फ्री रेडिकल है तो तुम्हें मानो फ्री रेडिकल में हमेशा एक ऐसा निशान लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन ये मेन हमारा फ्री रेडिकल नहीं, हमें इसमें फिनाइल रेडिकल, फर्दर ये रिएक्शन जाएगा आगे, ठीक है, फर्दर ये रिएक्शन जाएगा, फिर डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड हो, मैं लाइन खींच रही हूँ, तुम लाइन मत खींचना अपने उसमें समझाने के लिए। फिर ये डिवाइड हुआ 2 फिनाइल रेडिकल, इसने फ्री रेडिकल आपका दे दी, कार्बन पे इसका एक्टिव सेंटर लगा दो, और CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट आपको दे देगा। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 लगा देना, क्योंकि एक तो है नहीं ना, 2 ही CO2 बनेगा। तो ये फिनाइल आपका रेडिकल आपका बन जाएगा जो कि फ्री रेडिकल है, ठीक है। अब हमें फ्री रेडिकल मिले, ये हमारा फ्री रेडिकल पहला बना था, लेकिन ये मेन है आपका फ्री रेडिकल, जो आपने इसका नाम भी लिख लिया है फिनाइल रेडिकल, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। अब हम अपने आगे बढ़ेंगे, जो हमारी फर्स्ट स्टेप था हमारा पूरा हो गया, हमें एक फ्री रेडिकल यहाँ पे मिल गया। अब हम चेन को बढ़ाएंगे अपना। सपोज़ आई वांट कि हम पॉलीथीन को बनाएं, तो पॉलीथीन बनाने के लिए तो जाहिर सी बात है मोनोमर यूनिट की भी ज़रूरत है, और पॉलीथीन का मोनोमर यूनिट अगर आपको याद हो तो वो आपका होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज़ योर मोनोमर यूनिट फॉर द पॉलीथीन, दैट इज़ ईथीन। तो ये आपका है। तो जो आपने पहली अपनी स्टेप में जो चेन इनिशिएशन आपने बनाया, अब पहले यहीं पे एक रिएक्शन करवा दो इस फ्री रेडिकल का, ठीक है, क्योंकि जो अब बनेगा वो नया फ्री रेडिकल आपका बनेगा C6H5, सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसका नया एक्टिव सेंटर होगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप पे चलने चाहिए हम लोग को, चेन प्रोपोगेशन पर। अब यही उठाइए अपना। अब क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है अब ये अटैक करना शुरू कर देगा नए फ्री रेडिकल से, क्योंकि एंड में क्या होगा ना, ये जो फ्री रेडिकल ओल्ड वाला था ना, हट जाएगा। इसीलिए हमें ये एक फ्री रेडिकल के साथ एक मोनोमर यूनिट को जोड़ना पड़ा। तो हमने क्या करा, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हमारा खूबसूरत सा फ्री रेडिकल था। फिर इसने मोनोमर यूनिट से अटैच कराया, ठीक है। अब यहाँ तो मेरी जगह कम है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ C6H5, ये सब जोड़ते चलो, CH2 फिर ये अटैच हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब नया फ्री रेडिकल बन गया। दिस प्रोसेस गोज़ ऑन। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़े C6H5, ठीक है, CH2 कोशिश करो ये तब तक रिपीट करते जाओ कि कहीं ना कहीं तुम्हें n फैक्टर मिल जाए। फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर फ्री रेडिकल हमें मिल गया। अब ये ऐसे तो तुम करते जाओगे, बार बार तुम्हें ये मिलता जाएगा। अब n तक अगर जब ये प्रोसेस हो जाएगी, भाई बार बार ऐड करते जाओगे, कितना पेज यूज़ करोगे, तो इसीलिए उसको पहले ही स्टॉप कर दो, n लगा दो। लेकिन अभी तो हमारा पॉलीमर नहीं बना है ना, पॉलीथीन हमें नहीं मिला है, तो वो पॉलीथीन बनाने के लिए तुम्हें इस रिएक्शन को स्टॉप करना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट अटैच्ड हुआ, यहाँ पर ये 2 मोनोमर यूनिट्स अटैच्ड है ना, तो यहाँ पर ये डाइमर बना लेता है। एक्चुअली होता क्या है, अब ये वर्ड भी तुम्हें नया ही लग रहा होगा कि डाइमर बना रहा है, ट्राइमर बना रहा है। ये यहाँ पे इसने जो ये बनाया है, ये जो नया फ्री रेडिकल इस पे लगा हुआ है, यहाँ पे इसने डाइमर बनाया है, ये जो कंडीशन है इसने ट्राइमर बनाई। ये प्रोसेस एक्चुअली चलती रहती है जब तक कि आपका प्रॉपर है ना एक्टिव सेंटर ना आ जाए। अब इस चीज़ को समझ लो यहाँ पे, क्योंकि वर्ड आया डाइमर और ट्राइमर कैसे, जैसे सपोज करो मोनोमर एक मोनोमर यूनिट दूसरे मोनोमर यूनिट से है, इसने क्या कर लिया, मानने की बात है ऐसे बना लिया, 2 कर लिया, है ना।
तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं इस मोनोमर में, तो ये डाइमर कैटेगरी में। फिर वापस इसने फिर एक और मॉलिक्यूल से अटैच कर दिए, A3 बना लिया, ठीक है, तो ये ट्राइमर बन गया। फिर ये A3 फिर एक और इससे जुड़ गया, तो ये टेट्रामर बना ले। इस तरह से प्रोसेस जो है चलती रही। और एंड की कंडीशन है, जब आप देखोगे कि यही N आ गया है तो आपने N ये बना लिया, तो ये एक्चुअल कंडीशन होगी जो आपका पॉलीमर बन जाएगा। ये इस तरह से प्रोसेस आपकी कैरी ऑन करती है। तो आपको मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये कंडीशन जो आपकी आई है, ये डाइमर की आई है, डाइमर विद द एक्टिव सेंटर, दिस इज़ द एक्टिव सेंटर, इस पर लगा देना, ठीक है। ट्राइमर बना है, दिस इज़ द एक्टिव सेंटर। अब हम यहीं पर क्या करेंगे, अपना पॉलीमर भी हम चाहें तो हम यहीं पे बना सकते हैं। कैसे बना लेते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा है इस तरफ से हमने फॉर्म कर लिया है। जो बेसिकली अगर हम चलो ट्राइमर को ऐसा करो, ट्राइमर के लिए यहाँ 2 लगा दो तो तुम ज़्यादा अच्छा समझोगे, नहीं तो फिर वो पॉलीमर में चला जाएगा। यही फर्दर आगे जाएगा। तो C6H5CH2 इसको चेंज कर लेना, नहीं तो फिर तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे। और ये मैंने ट्राइमर लिख दिया था। अब ये देख लो CH2 यहाँ एक्टिव सेंटर है। अब यहाँ कह सकते हो यहाँ पॉलीमर बन गया है विद द एक्टिव सेंटर, ठीक है बेटा, ये कर लेना तो तुम्हें इजी रहेगा। तो ये पॉलीमर बन गया एक्टिव। ट्राइमर आपका समझ में आ गया, आपको डाइमर समझ में आ गया, यहाँ पे तुम्हें पॉलीमर विद द एक्टिव सेंटर। अब ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला, इसको रोकना भी तो पड़ेगा। अब इसको स्टॉप करने के लिए जो लास्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है चेन टर्मिनेशन का। चेन टर्मिनेशन हमें करना पड़ेगा। अब इस पॉइंट को हमें रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमें इसे रोकना ही पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। तो चलो लेट्स कम टू दिस पार्ट। तो हमने C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहीं पे हमारा N लगा हुआ था ना बेटा, ये हमारा CH2, ठीक है। अब यही इस प्रोसेस को आप जितना जल्दी हो सके उसे स्टॉप कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपका केस जो रहेगा वो आप ऐसी जो है कोई दूसरी भी तो मोनोमर यूनिट होगी जो आपसे अटैच्ड होगी, जिसके पास हो सकता है एक्टिव सेंटर थोड़ा फ़र्क जगह पर भी हो सकता है ना। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान दे के चलना कि आप कहाँ पे एक्टिव सेंटर किस जगह कैसे लगा रहे हैं। ये देखो, ये एक अलग जो आपका पॉलीमर आया है विद द एक्टिव सेंटर, ये अलग एक पॉलीमर आया है जो विद द अदर्स एक्टिव सेंटर। तो आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल अलग अलग कर लेना है और आप पॉलीथीन अपना बना लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सो मच इन अ लॉन्ग फॉर्म, तो पॉलीमर्स आप बना लो एक नॉर्मल फॉर्म में, और बड़ा फॉर्म आप ले लोगे। मैं फिर उसको भी लिख दूँगी क्योंकि मैं बोलूँगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। नाउ दिस इज़ द वे यू कैन सी दैट हमारी एक आराम से पॉलीथीन जो है यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा कंडीशन है जिससे हम देख सकते हैं कि हाउ यू फॉर्म योर पॉलीथीन विदाउट द एक्टिव सेंटर। अब इसमें कोई भी एक्टिव सेंटर जैसी चीज़ अवेलेबल नहीं है ना, वो रिमूव हो गया है जब ये कंबाइंड हुआ। तो दिस वे योर रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड लेट्स फोकस ऑन द पार्ट ऑफ दिस वन लाइक स्टेप ग्रोथ। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें देखो, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन तुमने भी पढ़ी है, इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। वो मैं तुम्हें जब इंडिविजुअली पढ़ाऊँगी तो अलग अलग 2 वीडियोज़ बनाऊँगी, एडिशन पॉलीमर्स के लिए और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के लिए। लेट्स कम टू द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, उसको भी देख लो, समझ लो, ताकि थोड़ा आसानी रहे दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में। नाउ लेट्स कम टू कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे के चलो, बड़ा आसानी रहेगी। अब इसमें हमें थोड़ा फोकस करना है कि हम कैसे, इसमें देखो स्टेप चलता है, और इसमें क्योंकि देखो मोनोमर यूनिट्स जो होते हैं वो फ़र्क है, अगर ये A है तो ये B है, ठीक है। तो इसमें कंडेंसेशन 2 अलग मोनोमर यूनिट्स हैं, कंडेंसेशन पे जाएंगे तो ये आपका पहले A और B अलग अलग है, लेकिन डाइमर देखो, डाइमर वहाँ पे ही बन रहा था, लेकिन क्योंकि मोनोमर यूनिट्स दोनों सेम थे, फिर यही डाइमर यूनिट है जो है वो वापस से फिर कोई एक मोनोमर, कोई भी मोनोमर, मैंने A लिया रखा, तुम B यूज़ कर सकते हो। फिर दोबारा कंडेंसेशन पे जाएंगे, A B A, ये ट्राइमर बना लेगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है। ऐसे फर्दर गया A B A, फिर B से कंबाइन करा, फिर कंडेंस, वही बार बार लिख रहे हैं कंडेंसेशन। तो इसने क्या कर दिया आपका आप ध्यान दीजिए, इसने ये टेट्रामर बना लिया, ठीक है, टेट्रामर। अब ये फर्दर टेट्रामर जो है फर्दर क्या चल जाएगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी और ये अल्टीमेटली आपको पॉलीमर बना लेगा। कैसे, A B, और इसको आप ऐसे इसको बॉन्ड ना बनाए तो मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा है, N बना लीजिए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है ये, ठीक है। तो दिस वे योर केस अराइजेस इन द केस ऑफ योर स्टेप
ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। इसमें याद रखना ये जो प्रोसेस जो होती है इसमें जो मोनोमर जो पॉलीमर आपका बनता है उनका भी मॉलिक्यूलर मासेस बहुत हाई होता है। इसमें जो मोनोमर यूनिट्स हैं आप देख रहे हैं दोनों मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। कंडेंसेशन का रिएक्शन इसमें इस्तेमाल होता है तभी ये बनते हैं। एक बात ध्यान रखनी है, जो मोनोमर यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे शुड बी बाई फंक्शनल और पॉली फंक्शनल मोनोमर। अब इसका मतलब क्या होता है बाई फंक्शनल और पॉली फंक्शनल? मतलब उनके पास है ना एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होने। जैसे आपने नॉर्मल एसिड की बात करते हो तो ये क्या है, ये पॉली फंक्शनल में बाई फंक्शनल में एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो ये बाई में नहीं आएगा, पॉलीमर में आएगा, पॉली में नहीं आएगा। जैसे अभी हमने नायलॉन 66 पढ़ा था तो उसमें तुमने एडिपिक एसिड का थोड़ा याद आ रहा होगा। तो एडिपिक एसिड में यहाँ 2 COH ग्रुप थे उसके पास, COH ग्रुप्स, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में आ गया है, ये बाई फंक्शनल मोनोमर में आ गया है, ठीक है। ये मेरा मतलब है बाई फंक्शनल मोनोमर। क्लियर हो रही है मेरी बात? बाई फंक्शनल मोनोमर में क्या होता है कि बाई मतलब ऐसी, पॉली में मतलब क्या हो जाएगा, पॉली मतलब 2 से ज़्यादा, 3 हो सकते, 4 हो सकते हैं। अच्छा ये एग्जाम्पल मैं तुम्हें ऑलरेडी इस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें डिटेल इसका बता देती हूँ कैसे स्टेप ये चलता है। अगर कुछ हद तक याद हो रहा होगा, एडिपिक एसिड है और ये हेक्सा मिथिलीन डाइअमीन है। तो देखो इसमें NH2 था, ये हमने इसको खोल दिया है और इसको ये देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, बाय प्रोडक्ट तो मिलेगा क्योंकि कंडेंसेशन पॉलीमर है ना। इस तरह से ये आपका फॉर्म करेगा और इनिशियली माइनस वाटर यहाँ लिख दो। देखो बेटा कभी कभी इंसान एंड में लिख देता है या एरो पे लिख देता है, दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। अब ये जुड़ जाएगा, ठीक। ये NH2 हुआ, ये CH2, क्योंकि अब हम स्टेप में कर रहे हैं। तो स्टेप में कर रहे हैं तो आपको हर स्टेप पे फोकस करना पड़ेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हो और क्या यूज़ नहीं कर रहे हो। पिछले वीडियो में अगर याद हो तो मैंने CO को यहाँ डबल बॉन्ड लगा के ऊपर लगा, तुम ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ 2 मॉलिक्यूल यूज़ हुए तो आपने इसको क्या कह दिया, डाइमर कह दिया, ठीक है। फिर फर्दर तुमने क्या करा, फिर तुमने आगे प्लस करवाया, या चाहो तो ऐसे लिख दो या चेन खेलो, ये तुम्हारी अपनी इशू है, कोई कंपल्शन नहीं है। तो तुमने दोबारा से अपना जो हेक्सा मिथिलीन डाइअमीन है उसको तुमने दोबारा से चूज़ कर लिया, ऐड ऑन करा दिया। वाटर आज भी माइनस मतलब होता है बाय प्रोडक्ट निकलना, प्लस का मतलब होता है कोई रिएक्टेंट ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कभी कभी नहीं भी लिखते हैं प्लस के केस में कोई इशू नहीं है, खाली भी लिख देते हैं तो भी टीचर समझ जाता है कि आप ऐड ऑन करा रहे हो। अब फर्दर ये रिएक्शन बढ़ेगी, NH2 CH2 होल 6, ठीक है। NHOC ऊपर वाला ही उठा रहे हैं ना, CH2, ठीक है, होल 4। अब देखो फिर यहाँ पे है ना, क्योंकि ये तो अभी नहीं ले रहे क्योंकि ये लिया डाइम, तो इधर तो अटैच्ड होगा नहीं, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो अब इसके पास जो OH है ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ गलती से ना लगा देना भैया, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल कैसे बाय प्रोडक्ट निकलेंगे, ये और यही तो कहता है अटैचमेंट हो रहा है, तो ये यहाँ जाएगा। अब ये OH यहाँ से और यहाँ का एक H निकाल दो, वाटर निकल जाएगा, तभी मैंने माइनस वाटर लगाया। अब आप इसको ऐड ऑन करो, जो आपने यहाँ तक कभी लेके आए हो इसको जोड़ के यहाँ तक, है ना। तो इस पर तुम अपना ऐड ऑन कर दो तो तुम्हारा ईजी रहेगा, ठीक है। CO NH, ठीक है, CH2 होल 6 और अभी क्या बचा है यहाँ पर NH2, ठीक है, लगा लेना NH2, ठीक है। अब देखो 3 मॉलिक्यूल्स लग गए हैं इसमें अलग अलग, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ट्राइमर में। ये प्रोसेस चलती रहेगी, बढ़ता रहेगा, टेट्रामर वगैरह। अब नायलॉन डायरेक्ट नायलॉन 66 बना लो। अब इसी को तुम एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो, NH जो हमने वहाँ पे भी करा था, याद आ रहा होगा, CH2 होल 6, ठीक है, NH याद करो हमने एक सिंगल स्टेप में लिख दिया था, CH2 होल 4, C डबल बॉन्ड O और होल N। भाई कितना बड़ा पेज लोगे, इसीलिए आप सिंपली दैट एक ना हेक्सामिथिलीन डाइअमीन का मॉलिक्यूल ले लो और एक जो है वो एडिपिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लो और उसको N लगा दो, क्योंकि बार बार इतना तो लंबा नहीं हुआ, ट्राइमर बनाओ टेट्रामर बनाओ रिपीट करते जाओ, तो ये प्रोसेस होती है। और हर बार जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जा रहा है, तो कोई ऐसा इशू भी नहीं है। अब क्योंकि यहाँ तुमने N लगाया रखा है तो यहाँ -N वाटर लिख देना, लिखा होता है बुकों में, नहीं लिखा था कभी, यहाँ लिखा होता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि दिस वे योर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. Now we have completed all the processes also and how we have classified our polymers in these 2 videos. Now we will go for the individual polymers and their preparations.